हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर डील कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स मोर देन 60% कवर कर लिया है और अकाउंटेंसी में हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ डिबेंचर्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी कवर कर लिया है। आज हम लोग अकाउंटेंसी का ही तीसरा चैप्टर कंपनी ग्रुप का पढ़ने वाले हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर की खासियत आपको पता है क्या है? इस चैप्टर की खासियत यह है कि ये चैप्टर तो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पूरे बिहार में आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम लोग इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि कई टीचर्स जो है वो CBSE बेस को लेकर पढ़ाते हैं, तो CBSE में आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट CBSE वाले स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं उनका यह छूट जाता है। दूसरा कि आप लोग बिहार बोर्ड में जो बुक प्रेफर करते हैं, मोस्टली क्या होता है कि बिहार बोर्ड में SK सिंह और AK सिंह, BK मेहता और VK पब्लिकेशन, इन सब राइटर्स के बुक को प्रेफर किया जाता है। लेकिन सारे ही राइटर का जब आप बुक उठा के देखेंगे ना, तो यह चैप्टर आपको थोड़ा सा आउटडेटेड मिलेगा। आउटडेटेड कहने का मतलब है कि जो नए कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे संशोधन हुए, कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2014, 2015, 17, 2019 अब तक आ चुका है। कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2019 तक आ चुका है, लेकिन आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो अभी भी 2014 के रूल्स के हिसाब से है। कंपनीज एक्ट 2013 में तो आ गया था, लेकिन हर साल क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट आते रहता है उसमें, तो अभी तक ये 2014 के अमेंडमेंट वाले को ही फॉलो कर रहा है। और तीसरा, थोड़ा सा ये चैप्टर टेक्निकल भी है, थोड़े से स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है समझने में, और कई टीचर्स को भी कंफर्ट नहीं आता इसमें पढ़ाने में। तो इस वजह से यह चैप्टर काफी स्टूडेंट्स का वीक रह जाता है, छूट जाता है। लेकिन कोई नहीं, जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूरा अच्छे से डील कराते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू। अब देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में एक तरीका है परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट में हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को खरीदते हैं और उसके बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल जब हम करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, यह हमने क्लासेज में डिस्कस किया हुआ है। आपको नोट्स भी सारा लिखवाया गया था। इस चैप्टर का नोट्स भी आप लोग का काफी लंबा चौड़ा हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। हम इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। अगर आप ओपन मार्केट से डिबेंचर्स को खरीदते हैं और उसको कैंसिल करते हैं, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको आप कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यह आपका एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स 2014, अ कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एट लीस्ट। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको लिखा हुआ है कंपनीज रूल्स 2014। अभी जैसे बताएं, कंपनीज रूल्स 2014 ही फॉलो हो रहा है अभी तक। तो कंपनीज रूल्स 2014 के हिसाब से आपको DRR कितने का बनाना होता है, तो DRR आपको बनाना होता है 25% का। अब जरा यहां पे हम थोड़े विशेष बातें कर लेते हैं। कंपनीज रूल्स 2014 में, कंपनीज रूल्स 2014 इसमें लिखा हुआ है 25% के हिसाब से DRR बनाना है। लेकिन जो अमेंडमेंट हो गया और आया है आपका नया कंपनीज रूल्स, अमेंडमेंट होने के बाद जो आपका नया कंपनीज रूल्स आया है 2019, इसमें यह लिखा हुआ है 10%। केवल और केवल 10% के हिसाब से आपको DRR बनाना है। तो क्लासेस में हमने इस पर कई बार चर्चा किया था कि अगर एग्जाम में आपसे 2014 वाला पूछेगा तो 25% मारना है, 2019 वाला लिख के पूछेगा तो 10% मारना है। क्लासेस में लिखवाया गया है आप लोग को, ये आप लोग को याद आना चाहिए हर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू। जब हम लोग सिंकिंग फंड मेथड पढ़ रहे थे क्लास में, तो आप लोग को नोट्स में लिखवाए हुए थे कि सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है कि आप कुछ अमाउंट जो है ना, वो अपने प्रॉफिट्स का सेट असाइड करते हैं, उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट जो करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट आप सेट असाइड करते हैं ये होता है सिंकिंग फंड। तो अब जो सिंकिंग फंड इन्वेस्ट जो आप कर रहे हैं, इस पे जो आपको ब्याज मिलेगा, इसको आप किस में क्रेडिट करते हैं, तो यह क्रेडिट होता है हमारा सिंकिंग
फंड अकाउंट में या सिंकिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डिबेंचर्स आर परचेज्ड इन ओपन मार्केट्स आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, दीज आर करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स। यदि खुले बाजार में खरीदे गए डिबेंचर तुरंत रद्द नहीं किए जाते हैं तो ये हैं वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारियां। दरअसल ये अच्छे से टाइप नहीं हो पाया, वर्तमान नहीं होगा, आप इसको चालू संपत्ति कह सकते हैं। चालू संपत्ति, चालू दायित्व, निवेश या लाभ। तो जो डिबेंचर्स परचेज किया जाता है ओपन मार्केट से, जो डिबेंचर्स हम परचेज करते हैं ओपन मार्केट से, उसको रिडीम करने का दो तरीका है। या तो हम परचेज करें और तुरंत ही उसको रिडीम कर दें, या तो हम परचेज करें उसको कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखें और उसके बाद रिडीम करें। तो अगर आप परचेज करते हैं और उसको कुछ समय के बाद रिडीम करते हैं तो आप जिस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं वो होता है इन्वेस्टमेंट। आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, बैलेंस इन द डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। जब सभी डिबेंचर भुनाए जाते हैं तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड खाते में शेष राशि को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जो भी आपका डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट जो होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट का मतलब क्या होता है? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट का मतलब होता है सिंकिंग फंड। यहां पे बात कर रहा है सिंकिंग फंड अकाउंट का। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट का मतलब होता है सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है? इसके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में। ये डिस्कस हुआ है क्लास में। जनरल रिजर्व में हम इसके बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। डीआरआर का बैलेंस जनरल रिजर्व में जाएगा, सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में जाएगा। ठीक है। ओपन मार्केट से अगर आप परचेज करके उसको रिडीम कर देते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इंस्टॉलमेंट मेथड में जो आप डीआरआर बनाते हैं उसका प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाएगा। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट। स्वयं के ऋण पत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ, मतलब खुद का डिबेंचर खरीद के उसको रिडीम कर देना, यह होता है आपका राजस्व लाभ, पूंजीगत लाभ, परिचालन लाभ, ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो यह क्या होता है? यह होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ओन डिबेंचर्स को जब आप खरीद कर कैंसिल कर देते हैं, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू डीआरआर। पूछा जा रहा है कि अगर कन्वर्जन मेथड यूज किया जा रहा है और डिबेंचर्स फुल्ली कन्वर्टिबल है तो कितना रुपया आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो देखिए यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कन्वर्जन मेथड अगर कोई कंपनी ऑप्ट करती है, अगर कन्वर्जन मेथड से रिडेम्पशन होना होता है, कन्वर्जन मेथड, तो आप लोग को क्लास में लिखवाया गया है कन्वर्जन मेथड में हम डीआरआर नहीं बनाते हैं। डीआरआर नहीं बनता है, नो डीआरआर। तो जब डीआरआर बनता ही नहीं है तो कितना रुपया आप ट्रांसफर कीजिएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा इसका सही आंसर। डीआरआर हम इसमें बनाते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एटलीस्ट एट व्हाट परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विल हैव टू बी मेड। अब देखिए यहां पूछा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा डिबेंचर है जो कन्वर्टिबल नहीं है तो उसका फेस वैल्यू का कितना परसेंटेज अमाउंट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह पूछ रहा है आपसे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट किससे बनेगा? डायरेक्टली यही पूछ रहा है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई। आप लोग को याद आ रहा है डीआरआई के बारे में बताए थे। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट किससे बनता है, कितने अमाउंट से बनता है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनता है 15% अमाउंट से। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनता है 25%। 2014 वाले के हिसाब से डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनता है 15%। 2019 वाले के हिसाब से भी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% से ही बनेगा, लेकिन डीआरआर का रेट वहां कम हो जाता है, 10% हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम द लॉस ऑन सच एन इशू इज डेबिटेड टू। जब डिबेंचर सम मूल्य पर जारी किए जाते हैं, पार पर इशू किया जाता है और प्रीमियम पर प्रतिदेय होते हैं, मतलब इनका रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा। तो आप लोगों को जर्नल एंट्री याद आ रहा है? इसका क्या करते थे हम लोग? इसका जर्नल एंट्री हम लोग करते थे बैंक अकाउंट डेबिट
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो पूछ रहा है क्या, इस तरह के मुद्दे पर होने वाले नुकसान को डेबिट किया जाता है। किस चीज से हम लोग डेबिट करते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसकी एंट्री होती थी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स इज ट्रांसफर्ड टू। जो आपने पैसा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, जब आप उसको बेचते हैं और आपको उससे प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को आप कहां ट्रांसफर करेंगे? तो देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेल करते हैं और इस पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को कहां ट्रांसफर किया जाता है? दोनों को ट्रांसफर किया जाता है सिंकिंग फंड अकाउंट में। सिंकिंग फंड अकाउंट, दोनों को ट्रांसफर किया जाता है सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर। चाहे आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने पर प्रॉफिट हो, चाहे आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने पे लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस दोनों को ट्रांसफर हम कहां करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। जब डिबेंचर को लाभ से भुनाया जाता है तो समतुल्य राशि को कहां हस्तांतरित किया जाता है? तो देखिए यह भी एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग क्लास 12th में थे तब यह कॉन्सेप्ट पढ़ना था। कॉन्सेप्ट यह था कि अगर आप प्रॉफिट से रिडीम करते हैं ना, प्रॉफिट से, तो आपको पहले 100% अमाउंट रिडीम जो है, जो आप कर रहे हैं, उसका डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता था। क्योंकि देखिए डीआरआर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। पहले 100% था, फिर 50% हुआ, फिर 25% हुआ, फिर 10% हो गया। 10% हो चुका है, लेकिन अभी तक आपकी किताब जो है वो 25% पे चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है 100% अमाउंट, लेकिन यह बहुत पहले किया जाता था। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछ देता है, बाय द वे कॉपी पेस्ट करता है अगर पहले के क्वेश्चन बैंक से या पहले के एडिशन के किताबों से, तो आप याद रखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इसका आंसर हो जाएगा। आर्ट्स वाले टीचर से अगर कोई पढ़ता होगा तो जरा पूछिएगा उसको डीआरआर का यह हिस्ट्री पता है? 100%, 50%, 25%, 10%। आर्ट्स वाले टीचर से जरा पूछिएगा। तो अगला देखिए, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। पूछ रहा है कि प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने पर जो प्रॉफिट होता है उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? मतलब यह कौन से मेथड के बारे में पूछ रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं यह कौन से मेथड के बारे में पूछ रहा है? यह पूछ रहा है आपसे परचेज ऑन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, उसका क्वेश्चन है ये। परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। तो अब आप ही बताइए, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट है, उसमें आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो जो प्रॉफिट हो उसको कहां भेजेंगे आप उसको भेजेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। कैपिटल रिजर्व में आप उसको भेजेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? यह होता है पर्सनल अकाउंट। ये तो पिछले वीडियोस में भी आया हुआ था, पिछले वीडियोस में शायद डिबेंचर वाले चैप्टर में ही आया हुआ था, इशू ऑफ डिबेंचर वाले में। पर्सनल अकाउंट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, एवरी कंपनी हर कंपनी जिसको डीआरआर बनाना है, शैल ऑन और बिफोर द 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट और इन्वेस्ट अ सम विच शैल नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन का देखिए हिंदी में क्या मतलब है, उसको पढ़ते हैं जरा। डीआरआर बनाने के लिए आवश्यक प्रत्येक कंपनी प्रति वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पहले जमा या निवेश करेगी, जो कि ये कुछ नहीं है, जो कि डैश से कम नहीं होगी अगले वर्ष की 31 मार्च को समापन होने वाले वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले भुनाए वाले डिबेंचर की राशि का। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम सीधा सीधा बता रहे हैं आपको। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हर कंपनी जो डीआरआर बनाती है उसको गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में 30 अप्रैल से पहले कुछ पैसा जमा करना होता है ना, आप लोगों को लिखवाया गया है 30 अप्रैल से पहले कुछ पैसा जमा करना होता है। इसी को तो कहते हैं हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसी को तो कहा जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी कंपनी डीआरआर बनाती है उसको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना भी जरूरी है। तो अगर कोई कंपनी डीआरआर बना रही है तो पूछा जा रहा है उससे कि आप बताइए
कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में वो 30 अप्रैल से पहले पहले कितना रुपया को ट्रांसफर करना मैंडेटरी है? सही जवाब है इसका 15%। 15% रुपीज जो है वो ट्रांसफर करना जरूरी है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, डिबेंचर्स को नहीं भुनाया जा सकता पार प्रीमियम डिस्काउंट मोर देन 10% प्रीमियम। तो आप लोग से बताया गया है कि डिबेंचर को आप इशू कर सकते हैं आप पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे, लेकिन रिडीम कैसे कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पार और प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो 15 का सी हो जाएगा आंसर। 16 नंबर, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम Which of the following accounts is debited at the time of issue? जब डिबेंचर छूट पर जारी किए जाते हैं और प्रीमियम पर प्रतिदेय होते हैं तो जारी करने के समय निम्नलिखित में कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? तो आप लोग को इसका जर्नल याद आ रहा है? जर्नल क्लास में कराया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं जर्नल के। देखिए जर्नल एंट्री क्या करते थे आप लोग करते थे बैंक डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब यह जो लॉस है इसमें दो अमाउंट आता था, इसमें आता था जो आपने डिस्काउंट दिया वो भी आता था, और इसमें जो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो भी आता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर, 6000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच वर डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम, द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विल बी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा हिंदी में पढ़ते हैं। 20% प्रीमियम पर 10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी करके 10 प्रत्येक के 6000 डिबेंचर का निर्वहन किया गया, जारी किए गए शेयरों की संख्या क्या होगी? मतलब यहां पूछा जा रहा है कि आपके पास 6000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर का दाम है 10 रुपए। अब आप इसको रिडीम करना चाह रहे हैं, रिडीम कैसे होगा? कन्वर्जन मेथड के द्वारा। शेयर्स आप कैसे इशू करेंगे? एक शेयर इशू करेंगे 10 रुपया फेस वैल्यू का 20% प्रीमियम पर। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स को आपको इशू करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितने रुपए के डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है? वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स यह है आपका 6000 डिबेंचर है 10 रुपए का, यह हो जाएगा आपका 60,000 रुपए। एक शेयर का इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस पर शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस है 10 + 2 12, 12 रुपया है, क्योंकि 20% प्रीमियम है, 10 का 20% 2 रुपया होता है। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 12। 60,000 को जब आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा 5000। अब आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स को इशू किया जाएगा? आंसर कितना आया? 5000। 5000 पे आप टिक लगा देंगे। 5000 शेयर्स को इशू करना होगा। एक शेयर का दाम 10 रुपया होगा, लेकिन आप उसको 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे, 12 रुपए के रेट से आप उसको इशू करेंगे, तब जाके 6000 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो पाएगा 10 रुपए के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में पूछ रहा है बीएसटी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम इट्स 910% डिबेंचर्स एट 105% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 9 ईच। कहने का मतलब यहां पे ये है, कहने का मतलब है कि 900 डिबेंचर को इशू किया जा रहा है, 900 डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है। फिर से देखिए बीएसटी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम इट्स 910% डिबेंचर्स एट 105% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 9 ईच। देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि बीएसटी लिमिटेड 900 डिबेंचर्स को रिडीम करना चाह रहा है और डिबेंचर्स को वो रिडीम करना चाह रहा है 105% पे। मतलब अगर 100 रुपए दाम है तो 5% प्रीमियम पर वो रिडीम करना चाह रहा है, 5% प्रीमियम 105 रुपए पे वो रिडीम करना चाह रहा है। और रिडीम कैसे करना चाह रहा है? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया होगा, लेकिन इशू प्राइस जो है वो 9 रुपया होगा। इशू प्राइस होगा 9 रुपए। आपको बताना है कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए जरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए
कितना है इसका रिडीमेबल वैल्यू, डिबेंचर का रिडीमेबल वैल्यू कितना है, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर 900 डिबेंचर है, 105 रुपया का कीमत है। यह आप मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। 900 इंटू 105, जरा हमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 900 इंटू 105 यह आता है आपका 94,500। मतलब आपको 94,500 रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है। इशू प्राइस कितना है एक शेयर का, इशू प्राइस पर शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस है 9 रुपए। फेस वैल्यू भले 10 रुपया है, लेकिन आप इशू करेंगे तो कितना रुपया सध जाएगा, 9 रुपया। तो कितने शेयर्स लगेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, जो रिडीमेबल वैल्यू है 94,500 डिवाइडेड बाई 9। 94,500 का जब आप डिवाइड कीजिएगा 9 से, आएगा आपका आंसर 10,500। सही आंसर इसका हो जाएगा 10,500। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 10,500 शेयर्स लगेंगे, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, जिनको आप 9 रुपए पर इशू करेंगे, तब जाके आपके यह डिबेंचर्स जो है वो रिडीम हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर। अब देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, किताब में बहुत सारा दिया हुआ है और मैंने भी आप लोगों को क्लासेस में बहुत सारे बताए हुए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, प्रॉफिट्स में से आप बेच सकते हैं, प्रॉफिट्स, कैपिटल में से आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के मदद से हो सकता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेल ऑफ एनी एसेट, सेल ऑफ एसेट, यहां से भी पैसा मिल सकता है तो आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ये हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स शेयर्स हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपके पास पैसे कहां से आएंगे जिसके मदद से आप डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो पैसे आने का सोर्सेज क्या क्या है, प्रॉफिट्स आपके कंपनी में हो रहा है, वहां से आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, या फिर जो आपने बिजनेस में पूंजी लगाया है उसमें से रिडीम कर लीजिए, नया शेयर या नया डिबेंचर इशू कर लीजिए, पैसे आ जाएंगे, डिबेंचर को रिडीम कर दीजिए, कोई संपत्ति बेच दीजिए, उससे पैसे आ जाएंगे, फिर डिबेंचर को रिडीम कर दीजिए। अलग अलग तरीके होते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डिबेंचर्स परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दे आर ट्रीटेड एज। अगर आप डिबेंचर को खरीदते हैं ओपन मार्केट से और उसको तुरंत नहीं बेचते हैं तो आप उसको किस तरीके से संभाल के रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखिएगा। ये एक बार पहले भी आ चुका है, एज एन इन्वेस्टमेंट हम इसको ट्रीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन। डिबेंचर खाता जारी करने पर हानि का संतुलन दिखाया जाता है। देखिए डिबेंचर को अगर आप जारी करते हैं और उस पर अगर आपको कोई लॉस होता है, लॉस अगर होता है इशू करने पे, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको एसेट साइड में दिखाते हैं और उसको फिक्टिशियस एसेट मान के आप दिखाते हैं और उसको आप राइट ऑफ करते हैं। डिबेंचर का जितना टेन्योर होता है, लाइफ टाइम होता है, उसमें आप उसको राइट ऑफ करते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सिंकिंग फंड ऑलवेज शोज। सिंकिंग फंड देखिए, सिंकिंग फंड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। कोई सा भी रिजर्व आप उठा लीजिए, उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। डीआरआर हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, सबका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हो गया, जितने भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन बाकी सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगला देखिए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है आपका एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिबेंचर ऑफ 10,000 सॉरी इफ डिबेंचर ऑफ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख वर इशूड फॉर डिस्काउंट ऑफ 10,000 विच आर रिडीमेबल आफ्टर 4 years, देन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम पीएल अकाउंट एवरी ईयर। देखिए पूछा जा रहा है क्या, 1 लाख रुपया का डिबेंचर आपने इशू किया है जिसपे डिस्काउंट है 10,000 और डिबेंचर का लाइफ कितना है 4 साल, तो हर साल कितना कितना डिस्काउंट को आप राइट ऑफ करेंगे। तो देखिए अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ
एवरी ईयर, यह क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2,500। हर साल 2,500 रुपए आप इसको राइट ऑफ करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2,500, 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू। सिंकिंग फंड अकाउंट में जो बैलेंस बचता है डिबेंचर्स को रिडीम कर लेने के बाद, उसको आप कहां ट्रांसफर करते हैं? तो सिंकिंग फंड के बैलेंस को आप ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। डिबेंचर्स को रिडीम कहां से किया जा सकता है? तो प्रॉफिट में से, कैपिटल में से, प्रोविजन में से, सब में से किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव, प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओन डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी विच। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि स्वयं के डिबेंचर कंपनी के वे डिबेंचर हैं जो द कंपनी अलॉट्स टू इट्स प्रोमोटर्स। ओन डिबेंचर्स किसको कहा जाता है? ओन डिबेंचर्स का मतलब होता है वह डिबेंचर जो कंपनी ओपन मार्केट से खरीद के रखी हुई है अपने पास, जिसको वो कुछ समय के बाद रिडीम कर देगी, ये होता है ओन डिबेंचर्स। या तो तत्काल कर सकती है या कुछ समय के बाद कर सकती है। तो पूछ रहा है ओन डिबेंचर्स क्या होते हैं? ओन डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी प्रोमोटर्स को अलॉट करती है, नहीं। ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी डायरेक्टर को इशू करती है, नहीं। द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड होल्ड्स देम एज इन्वेस्टमेंट। तो ओन डिबेंचर्स वैसे डिबेंचर्स होते हैं जिसको कंपनी खरीद के रखी है, कुछ समय के बाद इसको रिडीम कर देगी। सही आंसर इसका हो जाएगा 27 का सी। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा सही आंसर। 28 देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि यह हमारे टोटल आउटफ्लो को बढ़ा देता है। आप डिबेंचर का तो पैसा देंगे ही देंगे, लेकिन आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर एक बोझ है कि आपको डिबेंचर के साथ साथ प्रीमियम जो है उसको वो भी पे करना है। ठीक है, 100 रुपये का डिबेंचर तो आपको पे करना ही है, प्लस 10% अगर प्रीमियम है तो 110 रुपये पे करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता है वो। 29 नंबर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कौन सा अकाउंट हो जाएगा? तो लाइबिलिटी है, तो समझ जाइए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होता है, रियल हो नहीं सकता और नॉमिनल हो नहीं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? तो देखिए इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो समझ जाइए क्या है, एसेट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए, ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज जनरली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप कब देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप जब डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तब आप फेस वैल्यू के साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी आप पे करते हैं। सही आंसर हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी इशूड 1000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। 12% स्टैंड्स फॉर। देखिए डिबेंचर के नाम के आगे जो परसेंट लिखा होता है यह क्या बताता है? यह बताता है कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का रेट बताता है, ब्याज का रेट। तो देखिए रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, रेट ऑफ टैक्स नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही, 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रेडिटेड टू। अब देखिए क्या पूछ रहा है ये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसको डीआरआर नहीं समझ लेंगे कोई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं समझ लेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिंकिंग फंड का बात हो रहा है। तो अगर आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को आप कहां ट्रांसफर करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं आप सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को आप डीआरआर नहीं समझ लेंगे, ठीक है, फंड वर्ड यूज किया है, सिंकिंग फंड हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज मेड बाय कन्वर्जन मेथड। अगर आप कन्वर्जन मेथड के मदद से रिडेम्पशन करते हैं तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डीआरआर अकाउंट में कितना रुपया ट्रांसफर होगा? ये तो पहले आ चुका है, कोई सा भी रुपया ट्रांसफर नहीं होगा। डीआरआर में सिर्फ और सिर्फ तभी रुपया ट्रांसफर होता है जब बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होता है। कन्वर्जन मेथड में तो कैश का आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है,
इसलिए यहां पर कभी भी कोई सा भी अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ। अब देखिए सिंकिंग फंड पूछ रहा है, सिंकिंग फंड क्या है, तो फंड वर्ड लिखा हुआ है, सिंकिंग फंड रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब क्या होता है, ये सारा सब लाइबिलिटी साइड में आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, तो ये सारा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था आपके रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जैसे एक बहुत ही बड़े चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रिकी चैप्टर का हर टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये सारा क्वेश्चन एक बार में बन गया तो समझ जाइए कि आपका इस चैप्टर पे कमांड बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो बढ़िया है, आप क्या करेंगे, अब आप वीडियोस को देखते रहेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ख्याल रखें, सब लोग अपने पढ़ाई को और अच्छे से करते रहें। अब समय नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कम समय बचा है। अब जी जान लगा दीजिए, 15 दिन की बात और है, सिर्फ 15 दिन के बाद आपके पास समय भी नहीं रहेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपका एग्जाम अच्छा चला जाता है तो आप खुश होंगे, अगर आपका एग्जाम खराब हो जाता है तो आप अफसोस करेंगे कि अभी आपके पास समय था, आपने क्रिकेट देखने में उसको वेस्ट कर दिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।